3 मई 2024 को पाकिस्तान ने अपना पहला ल्यूनर मिशन आईक्यूब कमर लॉन्च किया। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान अब तक कितने स्पेस मिशन लॉन्च कर चुका है? क्या पाकिस्तान के पास भी नासा और इसरो जैसी कोई एडवांस स्पेस एजेंसी मौजूद है? पाकिस्तान में स्पेस एक्सप्लोरेशन का आगाज़ कब और कैसे हुआ? ये सब जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 1950s में। अमेरिका और रशिया के दरमियान स्पेस रेस का आगाज़ हुआ और इसमें सबसे पहली कामयाबी रशिया को मिली जब 4 अक्टूबर 1957 रशिया ने दुनिया की पहली सैटेलाइट स्पेस में भेजी और इसी के साथ रशिया स्पेस में आर्टिफिशियल सैटेलाइट भेजने वाला दुनिया का पहला मुल्क बना। इसके ठीक 3 साल बाद 15 मई 1960 में रशिया ने पहला इंसान स्पेस में भेजा। यूँ अमेरिका पर पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा और इसके ठीक 10 दिन बाद 25 मई को उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने इंसान को चांद पर भेजने का ऐलान कर दिया। अनाउंसमेंट के कुछ दिनों बाद नासा ने अगले 10 साल की प्लानिंग की और मून मिशन, जिसे हम अपोलो सीरीज के नाम से जानते हैं, को इनिशिएट किया गया। इसके फर्स्ट स्टेप में अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर की स्टडी की गई और इस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए नासा ने इंडियन ओशन की अपर एटमॉस्फेयर को स्टडी करने की ऑफर एशियन साइंटिस्ट को इस कंडीशन पे दी कि वो इस प्रोसेस का सारा डाटा नासा के साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान के डिक्टेटर अयूब खान फॉर्चुनेटली उन दिनों यूएस स्टेट विजिट पर थे। उनके साथ पाकिस्तान के चीफ साइंटिफिक एडवाइजर प्रोफेसर अब्दुल सलाम, जिन्होंने 1979 में पाकिस्तान के लिए फिजिक्स में नोबेल प्राइज जीता, मौजूद थे। इन्होंने नासा के साथ मीटिंग फिक्स की और इस मीटिंग में अब्दुल सलाम ने एटॉमिक एनर्जी के हेड सीनियर इंजीनियर तारिक मुस्तफा को भी इनवाइट किया, जिन्होंने बाद में इस प्रोजेक्ट को लीड किया। ये मीटिंग सक्सेसफुल रही और इस मीटिंग के बाद प्रोजेक्ट राहबर इनिशिएट किया गया। इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए प्रोजेक्ट की नेचर के मुताबिक एक कमीशन फॉर्म हुआ, जिसको पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेरिक रिसर्च कमीशन यानी कि स्पार्को का नाम दिया गया। स्पार्को ने सितंबर 1961 में काम स्टार्ट किया और 9 महीने की मेहनत के बाद जून 1962 में राहबर सीरीज का पहला रॉकेट राहबर 1 सक्सेसफुली लॉन्च किया गया। ये रॉकेट अपने साथ एक पेलोड लेकर गया जिसमें सोडियम पार्टिकल मौजूद थे। इस पेलोड को 130 किलोमीटर इनटू अपर एटमॉस्फेयर एक्सप्लोड किया गया, जिससे क्लाउड में एक ग्लो फॉर्म हुआ। इस ग्लो की मदद से विंड पैटर्न, एयर डेंसिटी और सबसे इंपॉर्टेंट एयर टर्बुलेंस का डाटा कलेक्ट किया गया और सारा डाटा डील के मुताबिक नासा के साथ शेयर किया गया। इस एक्सपेरिमेंट से पाकिस्तान में रॉकेट टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में इजाफा हुआ और इस लॉन्च के साथ पाकिस्तान अपर एटमॉस्फेयर में रॉकेट लॉन्च करने वाला साउथ एशिया का पहला और एशिया का तीसरा मुल्क बना। इसके बाद 1961 से लेकर 70 तक अपर एटमॉस्फेयर में 200 रॉकेट लॉन्च किए गए। पाकिस्तान स्पेस रेस में तेजी से आगे बढ़ रहा था, मगर इसके बाद अनफॉर्चुनेटली इस वॉर के बाद पाकिस्तान का सारा फोकस एटॉमिक बॉम्ब डेवलपमेंट की तरफ हो गया। 1971 से लेकर 1990 तकरीबन 19 साल तक कोई इंपॉर्टेंट स्पेस मिशन इनिशिएट ना किया जा सका। अलबत्ता जुलाई 1990 में पाकिस्तान ने अपना पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट बदर 1 स्पेस में लॉन्च किया। यह सैटेलाइट एक पेलोड था जो चाइनीज रॉकेट के साथ इंटीग्रेट करके स्पेस में लॉन्च किया गया। इस एक्सपेरिमेंट से बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें अकॉम्प्लिश की गई। सैटेलाइट को लोकली डेवलप करने की एक्सपर्टीज, फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेस में डिफरेंट सैटेलाइट कंपोनेंट को टेस्ट करना, रियल टाइम वॉइस एंड डाटा कम्युनिकेशन और रियल टाइम मैसेजिंग की टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर किया गया, जिससे मोबाइल फ़ोन की सर्विसेज को प्रोग्रेस मिली और साइंटिफिक कम्युनिटीज़ को सैटेलाइट के यूजेज के बारे में एजुकेट किया गया। साल 1990 से लेकर 2023 तक सिमिलर नेचर के 6 प्रोजेक्ट, जिसमें पाकसैट 1R, पाकसैट MM1, पाकसैट MM1R, पाकिस्तान टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन सैटेलाइट, पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PRSS-1, पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PRSC-EOS के प्रोजेक्ट इनिशिएट किए गए। अब साल 2024 में पाकिस्तान ने चांद की तरफ पहला कदम बढ़ाया और कमर सीरीज के नाम से एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है। इस सीरीज को लॉन्च करने का रीजन पाकिस्तान का चांद पर कदम रखना है। इस सीरीज के सबसे पहले प्रोजेक्ट आईक्यूब कमर को हाल ही में लॉन्च किया गया है, जो कि एक जॉइंट वेंचर है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी IST, चाइना ग्रेट वॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन CGWIC और स्पार्को का। अगर इसके नाम पे फोकस करें तो आईक्यूब में आई रिप्रेजेंट करता है इंडिपेंडेंस एंड इनएक्सपेंसिव को। इंडिपेंडेंट का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया गया है क्योंकि 1990 के बदर 1 की तरह ये एक पेलोड की तरह काम करेगा, जो एक चाइनीज़ रॉकेट के साथ इंटीग्रेट होगा, मगर ये पेलोड टोटली इंडिपेंडेंट काम करेगा। इससे रॉकेट की कॉस्ट भी बचेगी, सो इसको एक इनएक्सपेंसिव मिशन कहा गया है। क्यूब का वर्ड यहाँ पे पेलोड की क्यूबिक शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है और कमर एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है मून। सो ये नाम एक इंडिपेंडेंट इनएक्सपेंसिव क्यूबिक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है जो चांद की तरफ भेजी जाएगी।
इस नैनो क्यूबिक पेलोड की अगर हम बात करें तो इसका अपना वेट है 7 kg और ये अपने साथ 9 kg का वेट कैरी कर सकते हैं। इसके अंदर 2 विजिबल लाइट कैमरास ऑफ 11 MP रेजोल्यूशन इंटीग्रेट किए गए हैं। इस पेलोड के साथ इंटीग्रेटेड रॉकेट चैंग E6 की अगर हम बात करें तो ये रॉकेट पाकिस्तान के साथ साथ इटली, फ्रांस और स्वीडन जैसी कंट्रीज के पेलोड्स को भी कैरी करेगा। ये रॉकेट इन चारों पेलोड्स के साथ ल्यूनर ऑर्बिट में ऑपरेट करेगा और अपने मिशन के अकॉर्डिंग मल्टी डायरेक्शन रिवॉल्व होगा, जबकि पेलोड मून के सरफेस की पिक्चर्स लेकर TT&C एंटीना एंड सब सिस्टम की मदद से वापस जमीन पे भेजेगा। अब तक की लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक ये सैटेलाइट एक इमेज सक्सेसफुली कैप्चर कर चुकी है और इसे वापस जमीन पर भेजा जा चुका है। अब इस इमेज को डिफरेंट पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग एनालाइज किया जाएगा और इस डाटा को फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ किया जाएगा। आपका इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या ख्याल है? क्या पाकिस्तान को ये मिशन बहुत पहले ही लॉन्च कर देना चाहिए था? अगर हाँ तो वो कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान ये मिशन लॉन्च ना कर सका? पाकिस्तान को मून तक पहुंचने के लिए और कितने साल लगेंगे? अपने वैल्यूएबल थॉट्स को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। एंड डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट मी ऑन पैट्रियन, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन।